उसी तरह तो उसको अराउंड 16 वेग हॉस्पिटल में हुए थे। लेकिन मैं तो विरेचन का पेशेंट्स भी मैं एडमिट करके ही उसका प्रॉपरली प्लान करता हूँ। उस दिन 3 विरेचन थे। एक पेशेंट्स को 12 वेग, एक पेशेंट्स को 11 वेग और एक पेशेंट्स को 16 वेग हुई। तो जो 16 वेग वाली पेशेंट्स थी उसको थोड़ा सा हमें कंपैरेटिवली प्रॉपरली काउंसलिंग करना पड़ रहा था। उसको हमें कंपैरेटिवली उसका कनेक्ट हमें अच्छी तरह से रखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे तो प्रॉपरली हम एवरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्रॉपरली मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन पेशेंट्स घर जाने के बावजूद भी हमारा प्रॉपर फॉलोअप उसके साथ हुआ। हमारा यहाँ पे सिस्टम ही है कि हमारा जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो पेशेंट्स को घर पे जाने के बाद भी फ़ोन करते हैं, पूछते हैं आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो ये सिस्टम्स हमने खड़ी की है। उसको घर जाने के बाद 2 वेग हुए, 3 एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग हुआ। लेकिन हम प्रॉपरली उसके साथ कनेक्ट होने के वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हुई। तो उसको ऐसा हमेशा लगा कि डॉक्टर, ये सब डॉक्टर्स टीम्स अपने साथ है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब टोटल उसको 18 वेग हुए और 3 एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग हुआ। तो ये हमने अगर देखा कि अगर हम प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं हर चीज़, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसी तरह ये इमरजेंसी भी हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। उसका बीच में थोड़ा सा बीपी भी 90/60 हुआ था, तो थोड़ा सा शतावरी कल्प दिया। तो उसका बीपी भी थोड़ा रेस्ट करने को बोला, बीपी भी ऊपर आने को फायदा हुआ। इस तरीके से इमरजेंसी को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स करना, प्रॉपरली हैंडल करना, उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स लगती है वो प्रॉपरली देना। और एक केस मैं बताता हूँ। अभी हमने इच्छा भेदी देना थोड़ा सा कम कर दिया। पहले हम इच्छा भेदी से ही विरेचन ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी कंपैरेटिवली हम त्रिवृत्त लेह से विरेचन कराते हैं। अभी हमने थोड़ा इच्छा भेदी देना कंपैरेटिवली कम कर दिया। त्रिवृत्त लेह से वेग भी अच्छे होते हैं और पेशेंट्स को तकलीफ भी नहीं होती है। उस टाइम एक पेशेंट था, उसको इच्छा भेदी दे दी। और पेशेंट्स का जरन अवस्था अगर स्लो होती है तो ऐसे पेशेंट्स में लेट में तकलीफें ज़्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे शाम होना लगता है वैसे वैसे तकलीफें ज़्यादा होती है। तो वो उसमें पेशेंट्स को वो मतलब पसीना पसीना हो गई, मतलब गिडीनेस जैसा लगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हम डायपर लगा के सुलाते हैं। एक्चुअली क्या होता रहता है, पेशेंट को सेंसेशंस हुआ रहता है और पेशेंट्स को मतलब वहाँ पे जाके बैठने की, क्योंकि पेट में थोड़ा मरोड़ आते रहता है, तो वहाँ पे जाके बैठने की इच्छा उसको कंटिन्यूअसली होती रहती है और उसकी वजह से वो ज़्यादा थक जाता है। तो हम अडल्ट डायपर ऐसे पेशेंट्स को लगा देते हैं। उसके पेट पे प्रतिलोम एंटी क्लॉकवाइज शतदौत घृत या अदर घृत का मतलब उसको हल्का सा मसाज कराते हैं। नींबू जो है वो उसके टम के ऊपर हम निचोड़ देते हैं और नींबू पानी जो है वो थोड़ा सा उसको पिला देते हैं। फिर जरूरत के हिसाब से कनक सुंदर, जाति पलादी वटी, कुटस घन, इस तरीके से दवा हम गाड़ी देते हैं। इस तरीके के दवा हम उसको देके उसको सेटल कर दिया। पेशेंट्स को आधा एक घंटा अगर हम सेटल कराते हैं तो पेशेंट्स, इस विरेचन के वेग के पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ऐसे ही वमन के बारे में कुछ इमरजेंसी आती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी मेरे पास वमन देखने वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको एक बहुत लोगों ने या कुछ लोगों ने गलत तरीके से भी बताया है। तो वो एक स्टूडेंट्स मुझे बोली, सर अगर पेशेंट्स का मतलब रक्त वमन होता है तो भी हमें प्रॉपरली उसका और उसको एसटी फांड दिला के या जो भी वमनोपक द्रव्य है वो दिला के और अच्छी तरह से उसका वमन कराना चाहिए। क्योंकि वो जो रेड कलर का जो द्रव आता है वो अच्छे रक्त ना होके वो पित्त रहता है रक्तवर्णी का। मैंने उसको बोला ये गलत है।
आपने आज तक ये मैंने भी सुना हुआ है, बहुत सारे सेमिनार में वमन के व्यापद में सुना है, और बहुत सारे सेमिनार्स में भी सीनियर से सुना है। लेकिन इसके वजह से ये इसी अजम्पशंस को लेके एक बॉम्बे के वैद्य ने ऐसा ही वमन दिया, और उसने वो दाढ़ी मादी स्वरस से वमन दिया था। तो वो कंफ्यूज था कि दाढ़िम स्वरस से वमन देना तो पहले मैंने पहली बार सुना था, और वो कंफ्यूज था कि ये रक्त वमन है या दाढ़ी मादी का ही कलर है, और उसके वजह से वो पेशेंट्स को बाद में इमरजेंसी हुई। तो इसी तरह से मैं जो करता हूँ वो मैं ही बताता हूँ हमेशा, मेरा आप सबको भी पता है। जैसा ही अच्छा रक्त दिखता है, रुक जाओ। सीधी तरह से मैं बोलता हूँ, रुक जाओ। वहां पे वासाघृत, यष्टिघृत या वासावलेह पेशेंट्स को दे के पेशेंट्स को सुलाओ। जरूरत नहीं है आपका वमन पूरा ही होना चाहिए। पेशेंट्स का बीपी देखो, पल्स देखो। अगर पेशेंट्स का इंटरनल ब्लीडिंग होता है तो दो चीजें होती है हमेशा। एक तो उसका बीपी लो डाउन होता है, और दूसरा उसका पल्स बढ़ जाता है, मतलब टैकीकार्डिया होता है। तो इसी तरह ये जो वमन में रो जो रक्त होता है, उसी को आपको सब लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करना चाहिए। उसके पल्स और बीपी के ऊपर कंटिन्यूअसली आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट्स को तकलीफ ज्यादा है, शिफ्ट टू द पेशेंट इमीडिएटली टू द आईसीयू। एक पेशेंट्स की बात करता हूँ, और एक वमन का पेशेंट था। उसका हमने हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल ही वमन है, विरेचन है, बस्ती है। कोई भी पेशेंट्स हो तो उसको पहला ईसीजी निकाला जाता है। तो एक वमन का पेशेंट था। वमन होने के बाद उसके चेस्ट में पेन होने लगा। फीमेल थी, अराउंड मुझे लगता है 27-28 ईयर ओल्ड फीमेल रहेगी। वमन होने के बाद उसके चेस्ट में पेन होने लगा। तो हमारा प्रोटोकॉल है कि चेस्ट में पेन होता है तो हम कंपलसरी ईसीजी निकालते हैं। उसी तरह से हमने उसका ईसीजी निकाल दिया। ईसीजी में चेंजेस दिखे। अभी ये चेंजेस जो आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी आएंगे, क्योंकि वुमन की वजह से उसका वो डिहाइड्रेट हुई रहती है कंपैरेटिवली, और उसके वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। और दूसरा हार्ट की वजह से भी आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल ही है, अगर ऐसा होता है तो पेशेंट्स को ऑलरेडी हम पहले ही दिन पे ये सब कुछ एक्सप्लेन किया रहता है, उसका प्रॉपरली कंसेप्ट लिया रहता है। तो उसको बोला कि आपके ईसीजी में चेंजेस है, ये मे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, या हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से भी हो सकते हैं। तो अपने को आपको इमीडिएटली हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड इम्बैलेंस की वजह से पेन है तो 1-1.5 दिन में आप सेटल हो जाएगी, और आपको वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर ये पेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो, हार्ट के वजह से हो, तो उसका भी वर्कआउट किया जाएगा, ताकि आपको सेफ्ट आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, ऐसा उसको बताया गया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन अगर आप अच्छा रखते हैं। लेकिन वो पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ही उसके चेस्ट में पेन हो रहे थे। जैसे उसका इलेक्ट्रोलाइट हमने बैलेंस का मतलब वहाँ पे आईसीयू में उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया गया, तो उसके वो पेन रुक गए कंप्लीटली। उसके ईसीजी में जो चेंजेस आए थे वो भी सेट हो गए, और पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया। इसी तरह से वमन हो गया, विरेचन हो गया, ऐसा इमरजेंसी चीजें हो सकती है। एक पेशेंट्स आया था ऐसा ही मेरे ओपीडी में। तो वो आते ही चेस्ट पेन था। बहुत सारे पेशेंट्स को अगर बोलते हैं कि नहीं मतलब रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन था स्पेशली, और वो पेशेंट बोल रहा था नहीं नहीं मुझे एसिडिटी होती है, इसी एसिडिटी की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका ईसीजी किया। ईसीजी में एक्यूट एमआई उसको था। तभी तो मैं मतलब मेरी मतलब एम्बुलेंस आएगा, पेशेंट जाएगा, इतना भी मैं वेट नहीं करता था। उसको बोला आपकी ईसीजी में चेंजेस है और एक्यूट एमआई दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको मुझे कम इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा। आप चलो, मेरी टीम एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर हमने तुरंत उसको मेरे गाड़ी में ही लेके गए, आईसीयू में एडमिट कर दिया।
और उसका वहाँ पे आगे का ट्रीटमेंट हुआ। तो ये सब सिस्टम्स आपको भी आना चाहिए, आपको भी ये अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हो या कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। ऐसा ही एक अस्थमा का पेशेंट था, बच्ची थी एक्चुअली। उस टाइम पे मैं नया नया प्रैक्टिशनर था। सब लोग ऐसे बोलते थे कि अस्थमा का पेशेंट आया, उसको हमने सद्य वमन दे दिया और पेशेंट पूरा ठीक हो गया, उसको वापस कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं हुई। ऐसे आपने भी बहुत बार सुना होगा। लेकिन ऐसे ही मैं वो जोश में मैंने बोला कि मुझे आयुर्वेद ज़्यादा वैद्यों के पास देखना नहीं मिला। तो फिर मैं ये सीएमई से, कॉन्फ्रेंस से, वर्कशॉप से आयुर्वेद सीखने की कोशिश करता था मैं, क्योंकि वही टाइम थोड़ा सा मिलता था। तो ऐसा ही सुनने के बावजूद भी या सुनने के बाद मैंने ऐसे ही बच्ची को, एक्चुअली उसका कंपैरेटिवली वो सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म था पेशेंट्स को, और फिर मैंने उसको सद्य वमन के लिए वो दूध दे दिया और थोड़ा सा चाटन दे दिया। लेकिन वो बच्ची को वमन ही नहीं हुआ, वो और ब्रेथलेसनेस होने लगी। ऐसे ही बच्ची को उठाया, ऊपर मेरे ही ऊपर एक आईसीयू है, वहाँ पे लेके उसको एडमिट कर दिया। 3 दिन उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। जो भी एलोपैथी मेडिसिन है उसके लिए, ब्रोंकोस्पाज्म के लिए, फिर ऑक्सीजन है या डेरिफाइलिन है या डिओलिन बिडोकार्ड का निबुलाइजेशन से, ये उसको वहाँ पे करना पड़ा और फिर वो सेट हो गई। तो मतलब शुरू के प्रैक्टिस में हम जब दूसरों का सुन के कुछ करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद मैंने ना कभी सद्य वमन किया, उसके बाद काफी, मतलब अभी भी मेरा कल भी एक वमन हुआ है, कल मतलब कल भी और एक वमन है। तो हमारे वमन कंपैरेटिवली कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। लेकिन इस तरीके का धाड़स मैं कभी नहीं करता हूँ। और हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जिसको मतलब तमक श्वास को लेके काफी पेशेंट्स को हमने विरेचन किया, वमन किया, लेकिन इस तरीके की इमरजेंसी एक भी बार नहीं आई। क्योंकि प्रॉपरली हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास उसके लिए, इमरजेंसी के लिए हैंडल करने के लिए प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपरली स्टाफ होना चाहिए। आपका खुद का बीएलएस का, बेसिक लाइफ सपोर्ट का, एडवांस लाइफ सपोर्ट का कोर्स किया हुआ आपने होना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी मैनेजमेंट का बुक्स भी होना चाहिए। ये अगर आपके पास होता है तो भी आप अच्छी तरह से, और उसके साथ आपके एक रिलेशंस एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ, फिजिशियन के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, आईसीयू के लोगों के साथ एक आपका अच्छा रिलेशन बिल्टअप होना चाहिए। तो फिर ये लोग आयुर्वेदा के अगेंस्ट ना जाते हुए आपको भी सपोर्ट करते हैं। अभी मेरे कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त है, फिजिशियन दोस्त है, आईसीयू में जहाँ पे पेशेंट शिफ्ट करता हूँ, वो सब दोस्त लोग हैं। उनको भी अभी पता है आयुर्वेद की स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन इमरजेंसी नहीं आ सकती ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। और उनको भी ये पता है कि ये अगर इमरजेंसी है तो इसका वजह आयुर्वेद नहीं होता है, इसका वजह पेशेंट्स खुद होता है। तो ये भी जान जाते हैं, समझ जाते हैं और अपने को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके का रिलेशंस आपने भी बिल्टअप करनी चाहिए। एक कार्डियक एम्बुलेंस वाला, एक नॉर्मल एम्बुलेंस वाला आपके कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में होना चाहिए। फोन करने के बाद 5 मिनट में वो आपके पास पहुंचना ही चाहिए। या फिर आपकी भी तैयारी होनी चाहिए, अगर वो पेशेंट नहीं पहुंचता है तो उसको लेके आप हॉस्पिटल में चले गए। क्योंकि क्या होता है, कोई मिसहैप होता है या कोई इमरजेंसी आता है तो मेडिकल लीगली ये देखा जाता है कि आपने वो इमरजेंसी किस तरीके से हैंडल की। ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। यही देखा जाता है कि आपने वो इमरजेंसी किस तरीके से हैंडल की। उसमें आपका निग्लिजेंस वहाँ पे देखा जाता है। फिर आपकी डिग्री हो, आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट का या एडवांस लाइफ सपोर्ट का कोई कोर्स आपने किया रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं। तो ये हमेशा देखा जाता है कि इमरजेंसी में आपने क्या किया और करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रखे। क्योंकि देखो, रिलेटिव को भी पता होता है या जो भी आपके साथ, वो पेशेंट्स के साथ जो लोग होते हैं उनको भी पता होता है कि पेशेंट्स है,
कंडीशन से कुछ भी हो सकता है। आप ही डर गए, आप ही उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर वो लोग फिर निग्लिजेंस का आपके अगेंस्ट कंप्लेंट से या आपके अगेंस्ट कोई भी चीज करते हैं। लेकिन उनको देखा कि पेशेंट्स को इमरजेंसी होने के बाद ये डॉक्टर काफी कोशिश कर रहा है, काफी प्रयत्न कर रहा है, तो यही देखना चाहिए। और आप पहले से उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो, तो इस तरीके की इमरजेंसी हैंडल करना कोई भी नामुमकिन बात नहीं है। उसके बाद और एक चीज है कि आयुर्वेदा में हम अच्छी तरह से इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं क्या। अभी एक परसों के कुछ केसेस में बताता हूँ आपको। एक सीवियर एब्डोमेन पेन की पेशेंट्स और उसके साथ वोमिटिंग, वो काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके जा चुका था, और वहां पे भी उसको रिलीफ नहीं मिला था। फिर अपने यहाँ पे भी पेशेंट्स एडमिट हुआ। पहले 3-4 दिन में उसको काफी अच्छा रिजल्ट्स मिला, लेकिन जैसे मैं उसको सॉलिड खाना शुरू करता था, उसकी तकलीफें बढ़ती थी। तो इसका मतलब सॉलिड डाइजेशन की जो उसकी पावर है, और उसका डायग्नोसिस था पैन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इरोजिव गैस्ट्राइटिस इज द नियर अबाउट टू द अल्सर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए इरोजिव गैस्ट्राइटिस क्या होता है, नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस क्या होता है, उसका क्या क्या कंडीशंस होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ये इरोजिव गैस्ट्राइटिस का पेशेंट था। और फिर उसको रुटीनली कामदुधा औदुंबरावले है येलादी चूर्ण, मौतिकयुक्त कामदुधा, मौतिकयुक्त प्रवाल पंचामृत चंद्रकला, ब्राह्मीवटी, और मैं पेट के ऊपर रसांजन का लेप लगाता हूँ। और उसको लेप निकालने के बाद एस्टिक दूध का पिचू रखता हूँ। तो इससे उसको काफ़ी फायदा हुआ। सॉलिड देने के बाद उसको वोमिटिंग हुई थी, तो उसको मैंने बोला कि तेरे को लिक्विड पे कुछ दिन रहना पड़ेगा, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते तू इसमें नॉर्मल पे आ जाएगा। तो हमने वापस उसको लिक्विड पे शिफ्ट किया, और पेशेंट्स मतलब पूरा कंप्लीट 3 दिन उसको एक ही बार वोमिटिंग नहीं हुआ। ये कंडीशन में पेशेंट्स घर पे चला गया। तो इस तरीके की इमरजेंसी भी अगर आपके पास सेटअप हो, या आपके किसी दोस्त के पास सेटअप हो, तो वहाँ पे इस तरीके के पेशेंट्स एडमिट कर पे भी आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। और एक रिसेंटली केस थी माइग्रेन का सीवियर अटैक। आज तक उसको माइग्रेन का अटैक आने के बाद उसको एडमिट करना एलोपैथी हॉस्पिटल्स में, और वो एंटी एमेटिक और पेन किलर्स इस ये देने के बाद ही वो ठीक होता था। तो फिर उसके बाद उसमें ऐसी ही केस आई थी, माइग्रेन अटैक विथ वोमिटिंग विथ सीवियर हेडेक। तो उसको ही हमने 3 ही दिन एडमिट किया उसको, और 3 दिन में उसकी कंप्लीट वोमिटिंग खत्म हो गई, कंप्लीट उसका हेडेक खत्म हुआ। फिर हेडेक के लिए गोपी चंदन का लेप, और पेट के लिए सेम रसांजन चूर्ण का लोकल एप्लीकेशंस, और उसी के बाद एस्टी घृत का पिचू। अभ्यंतरता उसको पथ्यादि वटी जो है, चंद्रकला रस जो है, कामदुधा जो है, शतावरी आम्ल की एसटी पित्त पापड़ा, या शतावरी आम्ल की एसटी जटामांसी शंख भस्म, ये जो कॉम्बिनेशन है, या दिव्यासिड नाम का एक लिक्विड आता है, ये सब कॉम्बिनेशंस उसको दिए गए, और उसमें काफी अच्छा फायदा हुआ। अभी रिसेंटली मतलब आज ही एक पेशेंट डिस्चार्ज हुई, तो उसको तो उठा के ही मतलब वो गाड़ी से भी नीचे उतर नहीं सकती थी। उसके पूरे जॉइंट्स को स्टिफ हुआ। उसके फीवर भी पेशेंट्स को काफ़ी था, जॉइंट स्टिफ हुए थे। और वो उसके उसने कुछ तो एलोपैथी दवा लिया, और उसका रिएक्शंस आके उसके पैर में जैसे अपन जलने के बाद जैसे फफेले होते हैं, उस तरीके के फफेले उसको पैर को हो गए। और उसको मतलब एक तो उसकी जॉइंट फीवर की वजह से तो दर्द होना अल एक बात, और एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद उसका रिएक्शंस आके उसके पैर में जो फफेले होना वो दो बात। ऐसे दो चीज़ें लेके वो पेशेंट्स आज 5 दिन पहले आई थी, तो उसको भी एडमिट किया। उसको प्रॉपरली उसका सीआरपी देखे तो 138 सीआरपी था, लेकिन लकीली उसका आरए निगेटिव था, ईएसआर भी 48 था। तो फिर उसका ये इन्फ्लामेटरी ही कंडीशंस है ऐसा कंसिडर करके फिर महासुदर्शन काढ़ा, सूदशेखर सुवर्ण सूदशेखर, लोकली अम्र हरिद्रा रक्तचंदन तुरटी का लेप जो फपेले उसके पैर को हुए थे, और उसको लवन पोटली किया मैंने। और लवन पोटली से उसका फीवर भी चला गया, आम अवस्था चला गया, ज्वर चला गया, दर्द चला गया। और विथ सपोर्ट फपेले की वजह से उसको विथ सपोर्ट ही चलना पड़ रहा है अभी तक।
वो फपेले भी काफ़ी उनका स्वेलिंग पूरा चला गया। तो ऐसे भी केसेस जो है वो आयुर्वेदा से इमरजेंसी में अच्छे होने की संभावना है। तो इस तरह के लिए थोड़ा सा हम लेक्चर 1 to 1 चलते हैं। नेक्स्ट, धन्वंतरि जी का पूजन करके आज का व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। ये प्राजक्ता, वो आवाज नहीं आ रहा, मुझे लगता है वो मोर में सेटिंग में जाके आपको ये करना पड़ेगा सेटिंग। मेरा लैपटॉप लेके गई ना आप। आवाज का सर किया ने क्या आपने? हाँ किया है बट नहीं आ रहा है। फिर से एक बार करो। वापिस धन्वंतरि पूजन की स्लाइड लगाओ। ठीक है। यो विश्वं विददाति पाति सततं संवारयस्यं जसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधिष्य दिविद दूरीकरोत्यामया बिभ्राणो जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरिरूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे, वन्दामहे श्रेयसे, वन्दामहे श्रेयसे। आदरणीय गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर, वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर, वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर, आदरणीय राजवैद्य समीर जमदग्नि सर, वैद्य रामदास आव्हाड सर, वैद्य उदय कुलकर्णी सर और वैद्य राजेंद्र कदम सर, इन सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल, नेक्स्ट, निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स और मेरा स्टाफ ही मेरी स्ट्रेंथ है, इन सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज का व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा एंड लिमिटेशंस इन आयुर्वेदा। ये लेक्चर 59 है, सेकंड लास्ट लेक्चर है आज का। तो मुझे आप सबको ये खुशी है कि आप ये 59 प्लस अराउंड 10-12 लेक्चर्स ऐड हो गए होंगे। अराउंड 70 लेक्चर्स आपने अच्छी तरह से सुने। उसके वजह मैं सबको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपके वजह से भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला। इसके वजह से भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट, इमरजेंसी जो आयुर्वेदा में है एक्चुअली, वो एलोपैथी में भी जो जो इमरजेंसी आते हैं वो ही इमरजेंसी आयुर्वेदा में भी आती है। लेकिन अभी आयुर्वेदा की एक आइडेंटिटी ऐसी हो गई है कि मतलब फर्स्ट लाइन पे आयुर्वेदा के लिए लोग आते नहीं हैं। लेकिन अभी ये बदल रहा है। जैसा हम हमारा सेटअप देखते हैं या हम हमारी प्रैक्टिस देखते हैं, तो अभी 1 साल का बच्चा भी हाई ग्रेड फीवर में आयुर्वेदा के पास आता है। 500 के ऊपर शुगर वाला आदमी भी हाइपरग्लाइसेमिया में आयुर्वेदा को आता है। ब्रेथलेस, सीवियर ब्रेथलेसनेस वाला पेशेंट, सीओपीडी का, अस्थमा के अटैक में भी पेशेंट्स आयुर्वेदा में आता है। लेकिन उसको प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो करने के लिए जो सेटअप चाहिए, जो आपका स्टडी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आपका लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप अगर आप काम करते हो तो इमरजेंसी भी आयुर्वेदा में अच्छी तरह से हैंडल हो सकती है।
लेकिन इस तरीके का मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके का जो मैनेजमेंट्स है वो हमें बार बार देखना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ पेशेंट्स देखना पड़ेंगे, तब उसके प्रोटोकॉल्स हम अपने आयुर्वेदा के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। लेकिन देखो, लाइफ थ्रेटनिंग जो इमरजेंसी रहती है उसको आपको हमेशा प्रायोरिटी देके उस हिसाब से ट्रीटमेंट और उस हिसाब से रेफर आपने प्रॉपरली करना चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। क्योंकि क्या होता है, आपने 100 पेशेंट्स अच्छे किए और एक पेशेंट्स की इमरजेंसी अच्छी तरह से हैंडल आप नहीं कर पाते हैं, तो लोगों में उतना ही लोग उठा के आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए शुरू के प्रैक्टिस में मैं बताता हूँ कि इमरजेंसी जो है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग छोड़ के इमरजेंसी जो है उसमें आप कितना भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अभी अपेंडिसाइटिस की केस मैं बताता हूँ, उसमें मैं कंपैरेटिवली बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। अराउंड 9.8 mm का अपेंडिक्स भी हमने प्रॉपरली आयुर्वेदा से मैनेज किया है। डेली मैं उसका सोनोग्राफी करता था, डेली उसको ट्रीटमेंट करता था। जब तक उसका अपेंडिसाइटिस सबसाइड नहीं होता था, तब तक उसका मैंने डेली सोनोग्राफी भी किया था। तो इस तरीके की कैलकुलेटेड रिस्क बोलता हूँ, या कैलकुलेटेड इमरजेंसी मैनेजमेंट आपने प्रॉपरली आपके सिस्टम्स में करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। नेक्स्ट, आचार्य चरका बोलते हैं कि कोई भी व्याधि हो उसके 3 कैटेगरी आप सबने करने चाहिए। उसमें एक स्पेशली मृदु, मध्यम और सीवियर, ऐसी कैटेगरी अगर पेशेंट्स के करते हैं तो आपको भी पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट्स को आपको किस तरीके की कैटेगरी में रखना है, और उसमें कितना आपको प्रिकॉशंस लेना है, कितनी उसकी केयर करना है, ये डिफाइन करने के लिए आपको ये फायदा होता है। नेक्स्ट, आयुर्वेदा में काफी काम चल रहा है, लेकिन ऐसा स्ट्रांगली कोई डाटाबेस अभी तक रेडी नहीं हुआ है विच कैन ट्रीट द इमरजेंसीज, क्योंकि हमें लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब हम हमारा अच्छी तरह से डाटाबेस रेडी कर सकते हैं। लेकिन आज जो भी लोग कर रहे हैं उन सबको रिक्वेस्ट है कि आप आपका एक डाटाबेस तैयार करो, ताकि इसका फायदा सबको हो जाए। कोरोना के काल में मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक 52 SpO2 हो गया था पेशेंट्स का। तो वो पेशेंट्स में हमें श्वासकाश चिंतामणि, हेमगर्भ चाटन और बृहत्वाद चिंतामणि, तालिस आदि कंटकारी, ऐसा एक कॉम्बिनेशन पेशेंट्स को दिया था। और उसका एक उसको क्योंकि बेड नहीं मिल रहा था उस टाइम की कंडीशन, मतलब ये सीवियर कंडीशन का पेशेंट था, और उसको बेड नहीं मिल रहा था, और उसको हमें कोई भी कंडीशंस में उसको बाहर निकालना था। तो ये कॉम्बिनेशंस बना के मैंने उसको अदरक सरस में उसको रात को 10:30 बजे उसको ये कॉम्बिनेशंस दिया। तो उसका आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेशंस बढ़ना शुरू हो गया, और सुबह तक वो चार्टन मैंने पेशेंट्स के रिलेटिव को हर एक आधा घंटे में देने को बोला, और सुबह तक उसका सैचुरेशन 90+ आ गया। और लकीली वो 90+ सैचुरेशन आने के बाद उसको सुबह 10-11 बजे बेड भी मिल गया। तो उसका उसका जो एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो वो भी मिला, और पेशेंट सेट हो गया। तो वही फार्मूला मैंने कंपैरेटिवली उस टाइम पे शेयर किया था अपने सब वैद्यों में, और वो फार्मूला यूज करके कुछ हजार लोगों को अपने सब आयुर्वेद वैद्यों ने ये फॉर्मूला यूज किया, और उसी का रिजल्ट। क्योंकि क्या होता है, हम सब लोगों के पास दवा होती है, सिर्फ कमी होती है आत्मविश्वास की। कमी होती है इस तरीके का केस किसी ने हैंडल किया है क्या, और वो केस हैंडल करके उसने उसका एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर किया है क्या। ये दो चीजें अगर होती है तो अपने आप अपने सब वैद्य जो है उनको एक आत्मविश्वास मिल जाता है। और उसके बाद मेरे से ज्यादा ट्रीट पेशेंट्स उन सब लोगों ने किया जिनको मैंने ये फॉर्मूला बताया था।
क्योंकि ये सबको पता था, श्वास का चिंतामणि काम करता है, त्रैलोक्य चिंतामणि काम करता है, हिमगर्भ काम करता है। लेकिन उनको उस टाइम पे एक जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। इसीलिए मैंने सिर्फ आत्मविश्वास देके, पेशेंट्स का डाटा सबके सामने रख के ये बताया था, सबको ये विश्वास हुआ। उसी तरह आप सब लोगों को इस तरीके का डाटा डाटा लोगों के सामने रखना है, जो भी आप करते हो। अभी मैंने माइग्रेन की केस बताई, अभी मैंने सीवियर एब्डोमेन पेन की केस बताई, ऐसी ही एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की बेस केस मैंने की थी। उसको भी सेम रसायन एलादी सुवर्ण सूचेकर, उसके बाद मैं सूचेकर गुप्सुरादि गुग्गुड़, लोकली रसांजन चूर्ण का लेप और उसको एसटी ग्रुप का पिछू, इतने सिंपल ड्रग देके वो पैंक्रेटाइटिस की केस मैंने, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की, उसका सीरम लाइपेज अमाइलेज दोनों भी चेंज हुए थे। ऐसी केस भी 7 दिन निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में एडमिट होके उसको हमने डिस्चार्ज प्रॉपरली किया, उसका एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सबसाइड हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस कब अपने को आएगा? जब हम करेंगे तभी आएगा। क्या मैंने जो किया वही आप लोगों ने किया, उसमें आपने प्लस माइनस थोड़ा कर दिया और प्रॉपरली मॉनिटर्ड किया। हम उसका अमाइलेज और लाइपेज डेली भेजते थे कि जो भी हम कर रहे हैं उसका कुछ रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। अदरवाइज हम करते जाते हैं और ये भूल जाते हैं रिपोर्टिंग करना, और फिर हम लास्ट में बोलते हैं कि वर्डिंग ही रह जाता है। तो इस तरीके की आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप स्ट्रांगली नहीं कर सकेंगे कि आयुर्वेदा में इमरजेंसी ट्रीट कर सकते हैं। तो अपने गुरुवर्य है, तपन कुमार सर जी जैसे गुरुवर्य है, या बालेंदु प्रकाश जैसे गुरुवर्य है। बालेंदु प्रकाश सर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में काफ़ी बड़ा काम है, उनको पद्मश्री भी मिला। उसके साथ तपन कुमार सर है, इनका भी हृदय रोग में काफी बड़ा काम है, उनका नाम बहुत जगह पे लिया जाता है। तो ये लोग है, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक्सपीरियंस आप सब लोगों ने लेना चाहिए। लेकिन लेकिन इसके साथ साथ भी आपको प्रोटोकॉल्स जो है वो भी आपने फॉलो करना चाहिए, और वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करके प्रॉपरली इमरजेंसी हैंडल करके उसका एक डाटा आपने मेंटेन करना चाहिए। तब भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इमरजेंसी में आयुर्वेदा अच्छी तरह से काम करता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। इसके पीछे का ही चाहिए, इसके इसके पीछे का चाहिए, क्लासिफिकेशन के पहले। हम जो ट्रीटेबल डिसीज जो होते हैं उसको भी कभी कभी क्राइसिस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। चरका ने बहुत साल पहले ये बता के रखा है कि लॉक ऑफ इक्विपमेंट्स एंड अटेंडेंस, अगर आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं रहेगा, तो लो हुआ सैचुरेशन में आप क्या तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे? तो बेसिक ऑक्सीजन देना है तो बेसिक ट्रीटमेंट है। इसीलिए हर एक के क्लिनिक में ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मास्क विथ अम्बू बैग ये होना ही चाहिए। दूसरा, पेशेंट्स इन कैपेबिलिटी, पेशेंट्स की कैपेबिलिटी अगर नहीं हो तो फिर आपने अगर उसको शोधन दिया तो फिर मतलब रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग पेशेंट, ये भी इसमें हो सकता है। फिजिशियंस का स्किल, मैंने जैसे बोला कि आपको इमरजेंसी हैंडल करने का स्किल आपने खुद ने डेवलप ही नहीं किया होगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बोला कि आपके पास मैनेजमेंट्स होनी चाहिए। ट्रीटमेंट शेड्यूल्स अगर डिले हो जाता है उसके वजह से भी इमरजेंसी हो सकती है। और क्यूरेबल डिसीज इज इनक्यूरेबल एंड क्राइसिस, उसके वजह से ये क्राइसिस इस्टेब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट। अभी इमरजेंसी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो डिसीज इमरजेंसी, बाबा कोई भी डिसीज में इमरजेंसी, मतलब आईबीएस का पेशेंट है, उसको अगर 20-25 बार लूज मोशंस होते हैं, ब्लडी होते हैं, उसके वजह से उसका बीपी डाउन होता है, टैकीकार्डिया होता है, तो ये डिसीज इमरजेंसी है।
और ये ट्रू इमरजेंसी होती है। और कुछ फॉल्स इमरजेंसी भी रहती है। कुछ हिस्टेरिया के पेशेंट्स रहते हैं, उनको खून देख लिया तो भी चक्कर आ जाती है। या हम जब ब्लड लेटिंग करते हैं, मतलब रक्त मोक्षण करते हैं, तो भी किसी को चक्कर आ जाती है। तो ये फॉल्स इमरजेंसी है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि चेस्ट पेन हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के वजह से ये चेस्ट पेन है। लेकिन हमने क्या कंसिडर किया, ये हार्ट अटैक का भी हो सकता है। तो ये फॉल्स इमरजेंसी इसमें भी हो सकती है। या हम पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर ही ज़्यादा घबरा जाना, ये भी हो सकता है। इसको भी फॉल्स इमरजेंसी कह सकते हैं। प्रोसीजर इमरजेंसी, कोई भी प्रोसीजर, वुमन है, विरेचन है, बस्ती है, रक्त मोक्षण है। इमोशनल इमरजेंसी, मतलब खून देख के मैंने जैसे बोला। और एंजाइटी इमरजेंसी, वो अटेंडेंट जो बाजू में रहते, अरे इसके वमन में खून आ गया, इसका बीपी सर इसका इतना बढ़ गया, मतलब वमन में, सॉरी, वमन में जो भी हमारा बीपी चेक करता है, उसको बीपी बताने को अलाउड नहीं होता है। क्योंकि हम ये हमेशा बैलेंस करने का प्रयत्न करते हैं कि जो पेशेंट्स का, क्योंकि वमन के दौरान पेशेंट्स का बीपी बढ़ता है, जैसे जैसे उसका शोधन अच्छा हो जाता है बीपी उसका कम हो जाता है। लेकिन बीच में ही गलती से कोई अटेंडे ने ऐसे बोल दिया, सर इसका बीपी तो बहुत बड़ा हुआ है, तो फिर पेशेंट का कंसंट्रेशन वमन से हटके बीपी पे चला जाता है। और वो 100 बार पूछता है, सर मेरा बीपी कैसा है, बीपी कैसा है, बीपी कैसा है। तो वमन जो प्रोसीजर है वो अच्छी ना होके उसका कंसंट्रेशन दूसरी जगह पे जाने के वजह से ये प्रॉब्लम्स हुआ है। या किसी को गले में थोड़ा खराश होके थोड़ा खून एक दो बूंद आ भी जाते हैं, तो भी अगर गलती से सर खून आ गया ऐसा अटेंडी बोल देता है, तो भी पेशेंट अरे खून आ गया सर, खून आ गया, तो फिर वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। तो ये वहाँ पे हमारे जब वमन चलता है, कुछ भी देखने को मिले तो भी कुछ भी बोलने को अलाउड नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके के भी अटेंडी इमरजेंसी या उनकी एंजाइटी की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों की परवाह करते तो दुनिया कभी शीर्ष पे नहीं पहुंचते वो लोग जो शीर्ष पे पहुंचे हैं। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो टॉप पे पहुंचा होगा लोगों ने उसकी चड्डी नहीं खींची होगी। लोगों ने लोगों की चड्डियों में बम लगाए हैं दोस्त, मैं बता रहा हूं। खाली इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन आपका प्रैक्टिस जो है जोरों शोर से चलने शुरू हो जाएंगी। अभी एक मेरा स्टूडेंट्स है, श्री रामपुर में, काफ़ी अच्छा काम है उसका। तो बहुत अच्छे वो वीडियो बनाता है, खुद ही पोस्ट करता है, खुद ही बूस्ट करता है, खुद ही बनाता है। और उसका अभी डेली का नया नया ओपीडी है, लेकिन डेली का कलेक्शन उसको 6,000 से लेके 10,000 तक जाना शुरू हो गया है। तो उसने अगर ये सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो ना वीडियो वो बनाता, ना वो फेसबुक पे पोस्ट करता, ना उसके वजह से उसके पास पेशेंट्स आते। तो मतलब एकदम सामान्य विद्यार्थी जो मतलब यहाँ पे आके उसने देखा, सीखा, समझा, किस तरीके के काम चलता है वो देखा, और वो ये काम उसने शुरू कर दिया। आज वो कम से कम 3 lakhs पर मंथ का कमाई जो है आयुर्वेदा के माध्यम से करता है। नया प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहा हूँ, ये पुराने प्रैक्टिशनर की नहीं। तो आपको भी इस तरीके से अगर आप जुड़ जाते हैं, समझ जाते हैं लोग क्या कहेंगे, ये छोड़ देते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद का प्रमोशन खुद करना है, कोई ऊपर से आएगा नहीं और आपका प्रमोशन करेगा। मुझे बताओ कितने लोग हैं गिन चुन के जो आपको अच्छा बोलते हैं, मुंह पे छोड़ दो पीछे। तो वो क्यों प्रमोशंस आपका करेंगे, तो आपका प्रमोशंस आपको ही करना है। जितना आप खुद का प्रमोशंस करेंगे उतना आप प्रैक्टिस आप में आपकी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। और हमें आरोग्य बेचना है, हमें कोई किसी का लूटना नहीं है। तो आरोग्य बेचने के लिए हम पीछे हटना नहीं चाहिए।
ड्यूरिंग पंचकर्मा ट्रीटमेंट अगर इमरजेंसी आती है तो एलोपैथी का खर्चा क्या हम हमें देना पड़ता है क्या? पेशेंट को ही खुद देना कर पेशेंट को खुद देना है, हम क्यों देंगे? पेशेंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन ही करना है। ऐसा कुछ होता है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, हमारा कंसेंट में ही वही है। कुछ इमरजेंसी के कोर्सेज चलाते हैं हमारे गुरुवर्य, उनका मैं डिटेल्स में आपको दे देता हूँ। खाना खाने के बाद अगर बर्निंग होता है, ये जनरली डिवोडिनल अल्सर्स का साइन है, तो उसको स्पेशली आपने मौतिक युक्त कामदुधा औदुंबराहोलेह वहाँ पे रसांजन चूर्ण का लेप यष्टु घृत का पीछू ऐसा प्रॉपरली करना चाहिए, तब उसका बर्निंग एब्डोमेन कम हो जाएगा। शीत पित्त की इमरजेंसी में उसके पूरे शरीर को निशा तेल या उसमें भी वातज या वात पित्तज या वात कफज ऐसा शीत पित्त होता है, तो वो आइडेंटिफाइड करो। उसका हेतु देख के, उसके लक्षण देख के, अगर जलन उसमें होती है तो ये वात पित्तज है, तो वहाँ पे निशा तेल जो है उसका स्थानिक स्नेहन करा दो और गर्म पानी से पेशेंट्स को नहाने को बोलो। और वात कफज रहेगा, कंडू ज़्यादा रहेगा, कोठ ज़्यादा रहेंगे, तो ये वात कफज होता है, तो उसको सरसब तेल है, मोहरी का जो तेल है, पूरे बदन को लगाने को बोलो और गर्म पानी से नहाने को बोलो। ये उसका रूटीन का शीतपित्त रहेगा। तो एक शीतपित्त ऐसा होता है, या उसको एलर्जिक अर्टिकेरिया बोलेंगे, या न्यूरोएंजियोडेमा बोलेंगे, या फिर एनाफाइलेक्सिस बोलेंगे, जिसमें शीतपित्त भी आता है। तो ऐसे केस में आपको कंपैरेटिवली उसका रक्तमोक्षण से एक तो कर सकते हैं, और ज़्यादा ही इमरजेंसी लगती है तो हाइड्रोकॉर्ड जैसा इंजेक्शन देके उसको इमरजेंसी एलोपैथी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। और लॉन्ग टर्म के लिए वो वैसे ही सेट होने के बाद इमरजेंसी उसका शीत पित्त का रूटीनली ट्रीटमेंट, वमन, विरेचना, बस्ती, जो भी पेशेंट्स का दोष का स्थान है, अवस्था है, उस हिसाब से आप करो। किडनी और न्यूरेटरिक स्टोन के लिए अनुवासन निरूह से किससे दे? हमारा जो अश्मरी हर काढ़ा है उसमें जनरली वरुण है, पाषाण भेद है, गोक्षुर है, यवक्षार है थोड़ा सा। तो ये जो अश्मरिहर करके काढ़ा है उससे हम उसको निरोह देते हैं। और अनुवासन के लिए चिंता लवन तेल है, सहचर तेल है, इससे उसको अनुवासन देते हैं। बेसिकली अपना हृदय रोग जो है वो उदावर्त जन्य ही होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बैकअप अगर आपके पास रहेगा इस तरीके का, तो आप कितना भी मतलब उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ टर्शरी सेंटर होने चाहिए जहाँ पे हर चीज़ मतलब एलोपैथी भी हो और उसके साथ अपने को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देना ही संभव हो। तो ऐसे केसेस में ये सब आप कर सकते हैं। क्या समझा नहीं, ये क्वेश्चंस क्या है? वमन के वक्त अगर रक्त स्टीवन होता है, वासावलेह जो है, वासाघृत जो है, ये देना है, इससे तुरंत रुकना शुरू हो जाता है। या चंद्रकला है, एक रक्त स्तंभन करके धूत पापेश्वर की वटी आती है, वो भी आप उसमें दे सकते हैं। अभी सब मेडिकल इमरजेंसी और उसका मैनेजमेंट इन डे टू डे प्रैक्टिस हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टमक श्वास, ये एक इमरजेंसी काफी बार आती है। इसको दो तीन तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। एक तो उसको स्थानिक स्नेहन सेदन, अक्तम लवणम तेड़े नाड़ी प्रस्तरे संकरे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसको एक तो शतावरी तेल, सहचर तेल या तिल तेल, उसमें थोड़ा सा इंदव तेल डाल के स्थानिक स्नेहन करो, उसको नाड़ी स्वेद दे दो। इसके वजह से भी ये तमक श्वास का जो अटैक है वो रुकने में फायदा होता है। पेशेंट नारियल तेल थोड़ा सा सेंधव डाल के पान करने के लिए भी दे सकते हैं, या नारियल तेल में सॉरी नारायण तेल में सेंधव डाल के पान करने को दे सकते हैं, या नारायण तेल में सेंधव डाल के उसका
मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, या जनरली सीतोपलादी, श्वास चिंतामणि, ज़्यादा ही सिवियरिटी रहेगी तो त्रैलोक्य चिंतामणि, और नींबू, मेरा एक फॉर्मूला है काकड़ श्रृंगी कर्कट श्रृंगी इसका, ये टंकन थोड़ा सा ये डाल के अगर उसको एक फॉर्मूला देते हैं और उसको बार बार ये देते हैं, श्वासोनील या अस्तोनील, इसमें से कोई भी एक लिक्विड पेशेंट्स को देते हैं, तो तमक श्वास का अटैक जो है वो रुकने में फायदा हो जाता है। ज़्यादा ही सैचुरेशन अगर ड्रॉप रहेगा तो फिर उसको ऑक्सीजन्स भी आप लगा सकते हैं, और ये चीज़ें करते रहो, पेशेंट सेट हो जाता है। ऐसी इमरजेंसी भी मैंने मेरे हॉस्पिटल में हैंडल की है, अच्छी हैंडल हो जाती है। तमक श्वास के पेशेंट्स का 80 तक सैचुरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीओपीडी की पेशेंट्स का 80 तक सैचुरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन लगाओ उसको, प्रॉपर उसको अमृत धारा का थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टीम अगर लेता है पेशेंट तो भी फायदा हो जाता है। या मैंने जैसे बताया कि अक्तम लवलम नाड़ी प्रस्तरेशन करे ये भी करते हैं, या अपना जो सर्दी का लेप है वो छाती पीठ के ऊपर उसका लेप भी लगाते हैं, तो भी अच्छा फायदा होता है। लक्ष्मी विलास, सुवर्ण सूत शेखर, श्वास कुठार, ये कॉम्बिनेशन जो है वो तमक श्वास के कई सारे पेशेंट्स में मैंने आज तक यूज किए हैं, और वो अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट, मात्रा बस्ती के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट, सीतोपलादि चूर्ण है, कंटकारी अवले है, तालिसादि चूर्ण है, वासारिष्ट है, या श्वास कुठार रस मैंने जैसे बताया आपको, इससे तमक श्वास की इमरजेंसी अच्छी कम हो सकती है। नेक्स्ट, हाइपोटेंशंस, ये बहुत बार अलग अलग रीजंस के वजह से पेशेंट्स में ये हो सकता है। उसमें फिर वमन के बाद हो सकता है हाइपोटेंशन, विरेचन के बाद हो सकता है, स्टीम के बाद हो सकता है, या रूटीनसली डिहाइड्रेशन लूज मोशंस पेशेंट्स को होते, वोमिटिंग पेशेंट्स को होते हैं, इसके बाद भी उसको हाइपोटेंशन हो सकता है। तो हाइपोटेंशन का सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है हेड लो। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि जो पेशेंट्स को हम, समझो मुझे सलाइन नहीं लगाना है, एक जो पेशेंट्स था मैंने आपको जो बताया पेशेंट्स की, उसको मतलब वोमिटिंग उसके रुक ही नहीं पा रहे थे, एब्डोमेन पेन हो रहा था, और वोमिटिंग होने की वजह से उसका जो हाइपोटेंशन है वो कंटिन्यू रहता था। तो ऐसे पेशेंट्स को मैंने दुग्ध अर्जुन सिद्धक क्षीर का दुग्ध लेपन अच्छी तरह से किया, या दुग्ध मसाज बोलेंगे आप, अच्छी तरह से किया, तो पेशेंट्स का हाइपोटेंशन भी कम हो गया। इसके लिए आप सीतोपलादी, सुवर्ण युक्त महालक्ष्मी विलास, सुवर्ण सूत शेखर, रस सिंदूर, ऐसा कॉम्बिनेशंस भी देते हैं, तो ये हाइपोटेंशन कम होना शुरू हो जाता है, और उसको हेड लो कंपलसरी देना है। नेक्स्ट, और थोड़ा शतावरी कल्प का पानी या शक्तिवर्धक कल्प का पानी, ये भी आपको उसमें देना होता है। नेक्स्ट, जब हाइपर टेंशन होता है या पेशेंट्स को शोथ होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में शुद्ध गंधा और गोक्षरादि गुग्गुल ये मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसके वजह से उसका हाइपर टेंशन कम आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा ही बड़ा होगा तो रक्त मोक्षण भी आप कर सकते हैं, और ज़्यादा क्लेद रहेगा तो पाचक द्रव्य के लिए सुवर्ण सूतशेखर, अभ्रक, रसगंधा, श्रृंग भस्म, मुक्ता भस्म, ये भी दे सकते हैं। लेकिन बीपी अगर रेज रहेगा तो पुनर्नवादि गुग्गुल अवॉइड करो, उसके वजह से बीपी कम होने से ज़्यादा बीपी बढ़ता है। तो ऐसे केस में आपको पुनर्नवादि गुग्गुल जो है वो अ, मत यूज करना, गोक्षुरादि गुग्गुल शुद्धगंधा यूज करना। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या प्राजक्ता जी?
नेक्स्ट, हाइपरटेंशन के बाद एंजाइना। मैंने जैसे बताया, अगर पेशेंट्स को, आपके पास पेशेंट्स आता है और उसको एंजाइना के पेन लगते हैं, तो हेमगर्भ, रस सिंदूर, अभ्रक, प्रवाह, रुधारनव रस, प्रभाकरवटी, या आप उसको देख के पेशेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। या मृगशृंग भस्म है, चिंतामणि रस है, जवार मोहरा पिष्टी है, नागार्जुनाभर रस है, इसका कॉम्बिनेशंस भी करके पेशेंट्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एज पर emergency standard protocol is considered, नेक्स्ट, आपको इकोस्प्रिन, क्लोपिटैब और एटरवा, ये पेशेंट्स को देना ही है। और पेशेंट्स का बीपी अगर ज़्यादा है तो पेशेंट्स को आपको सॉर्बिट्रेट भी देना है। तो ये चार चीज़ें आपके पास इमरजेंसी में होनी चाहिए। मेरे तो गाड़ी में रहती है इकोस्प्रिन, क्लोपिटैब, एटोरवा। कभी कोई पेशेंट्स को या किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और सॉर्बिट्रेट, ये चार चीज़ें आपको पास होनी ही चाहिए। और आपने उसका बीपी देखने के बाद ही सॉर्बिट्रेट आपको देना है। अगर आपको डाउट है बीपी लो हो सकता है तो सॉर्बिट्रेट नहीं देना है। ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन, शुगर चेक करके पेशेंट्स को आईवी असेस करके इमीडिएटली शिफ्ट कर देना है। ये अगर आप करते हो तो फिर एंजाइना का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है ये आपने फॉलो किया है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। और इमरजेंसी अगर होती है तो भी आप मेडिको लीगली सेफ हो जाते हैं। इमरजेंसी में मैंने बताता बताता हूँ हमेशा कि आपने हर एक प्रोसीजर्स का प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशंस करना चाहिए। उसके रैपर भी आपने संभाल के रखने चाहिए। तो ये आपका कंपल्सरी, आपने ये चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट, और वमन या विरेचन के लिए रिलेटिव कंपल्शंस किया करो। तो फिर थोड़ा सा और एक और उनको ये सब एक्सप्लेन करो, तो बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 छोटे वाले मम्मी पढ़ाने वाले बहुत बार स्नेहन स्वेदन के बाद भी पेशेंट को, मैडम को बंद करो, कोई तो भी ये मैडम को बंद करो। बहुत बार आफ्टर स्नेहन स्वेदन भी गिडीनेस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में आपको पेशेंट्स को हेडलो देना है। थोड़ा कोल्ड वाटर का उसका सर के ऊपर रखना है। और ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको NSD NSD5 इतना देना है। लेकिन आपका स्टाफ अगर प्रॉपरली वहाँ पे खड़ा रहता है, क्योंकि पेशेंट्स को क्या है लगता है स्वेदन होने के बाद उनको हल्का लगता है, इसीलिए वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो कंपलसरी उनको बताता है कि आपको चक्कर आ सकती है, ज़्यादा स्टीम नहीं लेना है। तो ज़रूरत के हिसाब से शास्त्र ने जैसे बोला है, कापाल प्रदेशी अगर उसका स्टीम देखना शुरू हो गया तो आपको स्टीमर बंद करना है। थोड़ी देर पेशेंट्स को पूरा वो ठंडा होने तक वैसे ही लेट के देना है। उसके बाद उसको बैठने के बाद तुरंत उसको मतलब खड़ा होने को नहीं देना है। उसको सिर्फ वैसे ही बैठे देना है 2 मिनट के लिए। चक्कर तो नहीं लग रही ऐसा पूछने के बाद उसको खड़ा करना है। क्योंकि बहुत बार जो है वो गिडीनेस की वजह से प्रॉब्लम्स कम होते हैं, और वो गिरने के बाद जो ट्रॉमा होता है उसके वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपके स्टाफ को टीम बंद करने के बाद ठंडा होने तक रुकना है। ठंडा होने के बाद उसको बैठने के लिए आपका सपोर्ट उसके हेड के पीछे रहना चाहिए, स्टाफ का सपोर्ट। उठने के लिए स्टाफ ने वो पेशेंट्स को हाथ देना चाहिए, ताकि ये सब कौन से भी कंडीशन में अगर पेशेंट्स गिरने को होता है या गिडिनेस की वजह से फॉल डाउन होने को होता है तो उसको जो ट्रॉमा है वो कहीं पे नहीं होता है। ये रूटीनली प्रैक्टिस आप स्टाफ के साथ आपको ये बताना है। और उसके साथ शतावरी का पानी अगर देते हैं तो भी उसका प्रॉब्लम्स नहीं होता है। नेक्स्ट, वमन, इसके बारे में मैंने बताया। रक्त स्टीवन में आपको वासा, यष्टि, प्रवाह, लाक्षा, इसका चाटन पेशेंट्स को देना है।
पासाव ले देना है तो ये ऐसा कर सकते हैं। और जब आपने वमनोपक द्रव्य दिया है, ऐसे तो मेरा आज तक के एक भी पेशेंट्स में नहीं हुआ कि वेग ही नहीं आया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसा अगर होता है कि वमन का वेग ही नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको अकंठ पान जो दिया हुआ है उसके बाद थोड़ा सा उसको दूध देके उसमें थोड़ा सा और सैंधव जल मिक्स करके थोड़ा सा देते हैं तो भी उसको वमन वेग आना शुरू हो जाते हैं। या उसको मेरा जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो है अंगुली ताड़न। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, अंगुली डालने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को हो जाता है। लास्ट वीक ने हमने एक 12 साल के बच्चे का वमन किया और वो इतना अच्छा उसने अंगुली डाला, उसमें उसको भी कभी वोमिटिंग नहीं हुआ था। सोरेसिस का बच्चा था, उसको हमने अच्छा तरह से वमन प्लान किया और उसने 2 उंगली, एक उंगली डाल के बहुत बार लोगों को वमन नहीं होता है, 2 उंगली जब डालते हैं वो तो अपने आप अच्छे वेग आ जाते हैं। ये हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है। तो टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। चाटन देने के बाद आधा घंटे से ज़्यादा आपको रुकना नहीं है। अगर पेशेंट्स को वेग नहीं आते हैं तो अकंठपान देना है और अकंठपान दे के पेशेंट्स को अंगुली ताड़न करने को बोलना है और वो अंगुली ताड़न से अपने आप पेशेंट्स को वेग आना शुरू हो जाते हैं। भ्रम के बारे में ऐसा एक पेशेंट्स ऐसा ही एक पेशेंट्स था, उसको वमन के बाद उसको हिस्ट्री थी एक्चुअली। हमारा अलर्टनेस ऐसा रहता है, हमारा जो रुक्शन पाचन का पेपर है उसमें ये कंपैरेटिवली हमने ये सब पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि आपको वमन के बाद या उल्टी के बाद कोई चक्कर आता है, एडमिट रखना पड़ा था, गिडीनेस आता है या और कुछ तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ये सब क्वेश्चंस हम पहले ही पूछ लेते हैं। तो हमें एक आइडिया होती है कि पेशेंट्स को किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फिर अगर भ्रम का कोई इतिहास रहेगा पेशेंट्स को या नहीं रहेगा, फिर भी उसको भ्रम आता है तो तुरंत उसको पहले सुलाना है, बैठ के नहीं रखना है। तो ये करते हैं तो पेशेंट्स अपने आप सेट हो जाता है। थोड़ी देर के सुला के उसका बीपी पल्स लेते हैं आप तो पेशेंट ठीक होता है, बहुत बार दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी उसको थोड़ा सा घृतकानस्य या वासा यष्टि प्रवाह लाक्षा ये भी देते हैं तो भी उसका भ्रम रुकना शुरू हो जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, अगर वमन के दूरिंग अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी मत करना। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पेशेंट्स का जब उत्कलेश हाइयर लेवल पे रहता है तो बीपी भी हाइयर लेवल पे रहता है और उसके बाद बीपी अपने आप खाली आना शुरू होता है जैसे जैसे उसके वेग अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। तो 180 120 तक बीपी हमने देखा है पेशेंट्स का बढ़ा हुआ और वो उसके बाद 120 80 तक उसका बीपी प्रॉपरली शुद्धि होने के बाद कम हुआ है। तो ये पॉसिबल्स है। ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो जाता है तो पेशेंट्स को उंगली डाल के उसका वमन करवा के ले लो तो फिर उसका जो स्ट्रेस है बॉडी का वो कम हो जाएगा और उसका जैसे वेग आना शुरू हो जाते हैं उसका जो वमन हाइपरटेंशन से वो कम आना शुरू हो जाता है। फिर भी ऐसा होता है कमी नहीं हो रहा तो ऐसे पेशेंट्स में शुद्धगंधा रसगंधा गुप्चुरादि गुग्गुल दे के पेशेंट को थोड़ा रोक के सेट करके फिर आप वमन कर सकते हैं। नेक्स्ट। विरेचन में मैंने जैसे वो बताया, इच्छा भेदी का अनुपान ही है कि कोष्ण जल गर्म पानी देते हैं या नींबू पानी देते हैं या जबान के ऊपर नींबू निचोड़ देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं उदर के ऊपर या शतधौत या लेमन जूस आप उसके पेट के ऊपर लगाते हैं तो भी पेशेंट्स का जो है कि वेग जो है रुक जाते हैं। नेक्स्ट।
महालक्ष्मी विलास, सुवर्ण सूतशेखर, ये जो है वेग इंस्टेंटली स्टॉप करने के लिए फायदे करते हैं। उसी के साथ संजीवनी वटी है, कुटज घन वटी है, थोड़ा गर्म पानी है, इससे भी पेशेंट्स के वेग रुक जाते हैं। जाति फलादी है, सुवर्ण सूतशेखर का चाटन है, इससे भी पेशेंट्स का वेरिएशन के वेग रुकने में फायदा होता है। नेक्स्ट, विरेचन में हाइपोटेंशन होता है तो हेड लो दो, वाइटल चेक करो, आरएल या डिफाई बोथ साइड से पेशेंट्स को कभी कभी देना पड़ता है, लेकिन आज तक मुझे एक भी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। रक्तस्राव अगर विरेचन के साथ होता है तो मुस्तार, नाक केशर या जाति तेल का बस्ती ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी इमरजेंसी मेरे हॉस्पिटल में आज तक आई नहीं, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऐसा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लीच थेरेपी का बीटीसी टीपीटी नहीं करते हैं हम रूटीन के सब पेशेंट्स को, लेकिन हिस्ट्री प्रॉपरली लेते हैं। आपका खून जब कोई ब्लीडिंग होता है तो रुक जाता है क्या, ब्लीडिंग की कोई डिसऑर्डर। मच्छर है ले, मच्छर। निलेश सर, आवाज येत नाहीये काहीच. आवाज. थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर, फिर से रीजॉइन होते हैं, तो 1-2 मिनट का हम वेट करते हैं. हेलो एवरीवन, सर ज्वाइन होते हैं, तब तक 1-2 मिनट में मैं हमारे कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. हमारा जो कोर्स है अभी एक नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट इससे वीक से जो है हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं. उस कोर्स जो है वो आयुष एक्रीडेटेड, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक्रीडेटेड राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मान्यता प्राप्त कोर्स है. उस कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान. उस कोर्स का जो है
3 मंथ्स का पूरा ऑनलाइन कोर्स रहेगा और बाद में 24 आवर्स फिजिकल, ऐसा ऑफलाइन वैसा कोर्स का क्राइटेरिया है। उस कोर्स में आप एनाटॉमी से लेके पूरा प्रसूति तंत्र, गायनेक, आने वाले सब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से लेके प्रेगनेंसी एंड सुतिका मतलब गर्भिणी सुतिका, हर एक कंडीशन में उस कंडीशन में आने वाली डाइट, योगा, आयुर्वेदिक व्यू क्या रहेगा, उसके साथ योगा कौन सा करना है, इनफर्टिलिटी हो गया, सेक्सोलॉजी हो गया, उसका काउंसलिंग कैसा करना होता है, पेशेंट में दिए नहीं जाने वाली शमन या शोधन चिकित्सा जो रहेगी उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हमें कैसा विचार करना चाहिए, उसके साथ साथ देने वाले होने वाले उपकर्म या पंचकर्म, फिर अगर हमने उसके साथ रिसर्च करना चाहा तो वे कैसे करेंगे, और स्पेशलिटी प्रैक्टिस अगर हमें करनी होगी तो वे वो कैसे कर सकते हैं। ऐसा जो है ओवरऑल पूरा क्राइटेरिया लेके हम वो कोर्स लेके आए हैं। उस कोर्स का जो फीस रहेगा वो 10,000 फीस है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और नॉर्मल से लेके गायनेक प्रैक्टिस जो है वो आप उसमें कर सकते हो। उस कोर्स के रिलेटेड रिगार्डिंग और कुछ भी आपको अगर क्वेरीज होगा तो आप मंजू मैम या हेडा सर या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी आगे के जो कोर्स के बारे में जो है वो डिटेल्स और जान सकते हो। अ, और वो कोर्स जो रहेगा वो कोर्स में पूरा आपका गायनेक और इनफर्टिलिटी कवर होने के साथ साथ है जो वो भी। सो मच, अभी सर ज्वाइन हुए हैं, अभी हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर से। नेक्स्ट। लीज थेरेपी के बाद नेक्स्ट, आवाज आ रहा है ना मेरा अभी? यस सर। पीपीटी नहीं दिख रही, ठीक है। हे आमचे गावडेवाडीला चालेल म्हणजे पाहुणे तर आम्हाला सुद्धा केला नाही करणार. सीवियर कॉन्स्टिपेशन के भी पेशेंट्स आते हैं, उनको काफी पेन हुआ रहता है, अनइजीनेस फील होता है, उनको पेट में दर्द होता है, उसके बाद पसीना होता है। तो ऐसे जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट्स को तुरंत शोधन बस्ती कभी मत देना। पहले उसको अनवासन बस्ती देना, कुछ देर रुकने को बोलना, और फिर उसके बाद शोधन बस्ती। बहुत सारे पेशेंट जो है अनवासन बस्ती से ही उनको वेग आना शुरू हो जाता है और उनका पेट क्लीन हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अनवासन बस्ती देने के बाद ही शोधन बस्ती देना। शोधन बस्ती आप 800 ml तक भी दे सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री प्रॉपरली लेना। कहीं वहां पे मतलब इंटरसेप्शंस या ऑब्स्ट्रक्शंस ऐसा कुछ नहीं है ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लीच थेरेपी में बेसिकली खून जो है, लीच थेरेपी में खून ज्यादा जो बॉडी से जाता है, इसके वजह से ही प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर बैंडेज ही उसका आंसर है। अगर प्रॉपरली आप प्रेशर बैंडेज करते हो और पहले से ही हिस्ट्री प्रॉपरली लेते हो तो फिर लीच से ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। अगर वहां पे काला धब्बा होता है तो उनको बोलना है कुछ दिन बाद ये चला जाएगा। वहां पे आम्र हरिद्रा रक्त चंदन तुरटी इसका लेप भी लगा देते हो या सादा घी भी लगा देते हो तो वो काला धब्बा चला जाता है। ये नॉर्मल है, ये पेशेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट। रेनल कोलिक में इसके भी काफी पेशेंट्स आते हैं। नाभि पूरण में स्थानिक स्नेहन करके वहां पे आप स्वेदन करके नारायण तेल और सैंधव का अगर बस्ती देते हैं, या 4 गोक्षुरादि गुग्गुल और 2 चंद्रप्रभा वटी और 2 पाषाण भेद, या हमारा जो फॉर्मूला है चंद्रप्रभा शंकवटी कनक सुंदर, ये भी अगर आप देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम्स रेनल कोलिक में नहीं होते हैं, दर्द रुकना शुरू हो जाते हैं। आप नहीं इससे भी कम हुआ तो बस्ती जो है ये आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। अभी फीवर जो है 103 2 या 3 तक भी हम कुछ नहीं देते हैं। त्रिभुवन कीर्ति है, जय मंगल रस है, महासुदर्शन काढ़ा है, अदरक सरस्वती हनी है, गोदंती भस्म है, षडंग पानीय है। ये सब द्रव्य जो है इससे
अच्छी तरह से फीवर रुक जाता है। सिर्फ सर में फीवर ना जाए इसके लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हाइपोग्लाइसेमिया में ये आपको मतलब एक पेशेंट था, उसको हाइपोग्लाइसेमिया का अपने हॉस्पिटल में ही हुई केस है। उसको हाइपोग्लाइसेमिया का अटैक आया, उसका शुगर जो है 20-30 तक हो गया था। तो ऐसे पेशेंट्स में 25% जो ग्लूकोज है वो तुरंतली कट करके उसमें मुंह में हमने डाला था और उसका आईवी लगा के वहां से भी उसको 25% डेक्सट्रोज दिया था। ऐसा भी ट्रीटमेंट्स आपको कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट्स में करना पड़ता है। इसके लिए ग्लूकोमीटर आपके पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब पेशेंट्स को गिडीनेस है, चक्कर है, वो बेहोश हो जाता है, तो उसका कॉज पहले आइडेंटिफाइड होना ही जरूरत है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, संप येणार होता. इमरजेंसी में जनरली आपके पास श्वास कुठार, कामदुदा, बृहत्वाद चिंतामणी, पथ्यादिवटी, कनक सुंदर, सुवर्ण सुदशेखर, श्वासकाश चिंतामणी, मयूर पिच्छामशी, वासावलेह, त्रैलोक्य चिंतामणी, हेमगर्भ, अमृतधारा, सुवर्ण सुदशेखर, प्रवाळ पंचामृत, लोध्र चूर्ण, अर्जुन चूर्ण, शतावरी कल्प। नेक्स्ट, ये होने ही चाहिए आयुर्वेदा का इमरजेंसी किट। उसी के बाद जनरली एज पर एलोपैथी के हिसाब से भी आपके पास इमरजेंसी के मैंने जो बताए, इकोस्प्रिन, क्लोपिटैब, एटोरोआ, सॉर्बिट्रेट, हाइड्रोकॉर्ट, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, ये द्रव्य भी आपके पास होने चाहिए। जनरली इमरजेंसी में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो पहला एबीसी हमेशा ध्यान में रखना है। एयरवे मेंटेनेंस हो रहा है क्या उसका, ब्लड सर्कुलेशन होना है क्या, कॉन्शियसनेस पेशेंट्स का कैसा है, या ब्लड प्रेशर कैसा है। तो ये आपको इमरजेंसी रिसक्सिसेशन मेजर्स जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, आज तो मेरे 3 फीट के दायरे में जो आ जाए, मैं इसको दिखाऊं कि ना दिखाऊं, वो कहते हैं जोड़ लो अपने साथ, जोड़ लो अपने साथ। आज इतनी मेल आती है हमारे आवाज पास, थोड़ा बढ़वा। इतने फोन कॉल आते हैं, फोन उठा नहीं सकता, मेल का जवाब नहीं सकता, एक ही बात होती है, अपने साथ जोड़ लो सर। कौन से बिजनेस में? उसी बिजनेस में जिसमें लोग साला जूता मार रहे थे 20 साल पहले, जिसमें लोग जूता मार रहे थे 20 साल पहले, आज उसी बिजनेस के लिए एक ही मेल आता है कि अपने साथ। आप में से कितने लोग हैं जो हमारे नाम से जुड़े हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। चलो देखो, यही तुम। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ है ऑक्सीरादी गुगुल की वजह से ब्रैडिकार्डिया, लेकिन उसका मतलब हाइपरटेंशन अच्छा कम होता है। इमरजेंसी आयुर्वेद किट ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है। फिर भी हेमगर्भ चाटन, श्वासकाश चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सुवर्ण सुदशेखर, सुवर्ण युक्त महालक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, चंद्रकला, रक्तस्तंभकवटी, अर्जुन लोध्र चूर्ण, श्वासकाश चिंतामणि, ये सब आपके पास होने चाहिए। आयुर्वेदा इज कंसर्न। वही मैंने आपको बेसिक अभी बताया, उसका और डिटेल्स तो पूरे अपने कोर्स में आ ही गया है। कॉन्स्टिपेशन में अनुवासन के मिनिमम 4 से 6 घंटे तक आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आप निरोह दे सकते हैं। इन महाराष्ट्र आयुर्वेद डॉक्टर्स को एलोपैथी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन आयुर्वेदा की एलोपैथी की यूज करने को आयुर्वेदा को अलाउड है, क्योंकि उसका शिक्षण आयुर्वेदा में दिया गया है। कॉन्स्टिपेशन में चिंचा लवण तेल का सहचर प्लस सैंधव का आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं 30 ml to 60 ml तक। 50 mm का साइज का गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसमें आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन आप उसका कैलकुलेटेड रिस्क मैं बोलता हूँ, ऐसे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। उसमें बेसिकली अश्मरी हर काढ़ा है
यूरेस्टिन है, क्रस्टोन है, पान कदली जूस है और विरेचन है। ये 5 चीजें अगर और घृतपान करके विरेचन है, अगर ये करते हैं तो स्टोन गिर भी सकता है या साइज भी कम हो सकता है। एसपी बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेशन जो है श्वासकाश चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, कर्पूरादि, श्रृंग्यादि, लक्ष्मी शोथ, शेखर श्वास कुठार और अस्तोनिल या श्वासोनिल, इसमें से कोई तो भी एक लिक्विड। और छाती पीठ को स्थानिक स्नेहन स्वेदन करना है और उसका नाड़ी से स्वेदन करना है। सीवियर पेन के लिए आप बेसिकली वहां पे लेप लगा सकते हैं। मतलब वो पेन सीवर किसके वजह से है, वात की वजह से, पित्त की वजह से है, या आपको पहले ढूंढना है। अगर वात की वजह से पेशेंट्स का पेन रहेगा तो स्थानिक पिचू उसका पेन अच्छा कम कर सकता है, विद्ध कर सकता है, अग्निकर्म कर सकता है, लेप कर सकता है, बंध कर सकता है। ये सब वात की वजह से जो पेन है वो कम हो सकते हैं। अगर पित्त की वजह से सीवियर बर्निंग है वहां पे, तो रक्त मोक्षण, लीच, कपिंग या फिर वहां पे आम्र हरिद्रा रक्तचंदन तुरटी, इसका लेप भी पेशेंट्स का सीवियर पेन कम कर सकता है। पेन कहाँ पे है इसके ऊपर ये डिपेंड होता है। इमरजेंसी जो मॉडर्न प्रिस्क्रिप्टिव है उसका हम जो अपना 6 दिन का जो लेक्चर्स लेते हैं उसमें उसका प्रॉपरली एक लेक्चर्स होता है। तो फिर वो एक बार आप करते हैं तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। और उनका एक बुक भी आता है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करने को बोलता हूँ कि इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक बुक है, वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सीपीआर ये आपको पता होना चाहिए। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। नेक्स्ट, ये 7:30 चालू होणार 10 काय कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन सबको पता होना चाहिए। उसका जब पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है और पेशेंट ब्रेथलेसनेस होता है, हार्ट बीट पेशेंट्स के स्टॉप हो जाते हैं, तब ये सीपीआर एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जो है ये टेक्निक है बेसिक लाइफ सपोर्ट की, to oxygenate the brain and heart until the appropriate definitive medical treatment can restore normal heart and ventilatory actions। इसके लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट, purpose to maintain open and clear airway, A for airway, B for breathing by external ventilation, C for maintain circulations for external cardiac massage, that is ABC in the CPR, to save the life of the patient, to provide basic life support till medical and advanced life support arrives। Next, रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर पेशेंट्स को होता है, डाउनिंग है, स्ट्रोक है, फॉरेन बॉडी थ्रोट में है, स्मोक इनहेलेशन है, या फिर ड्रग ओवरडोज है, सफोकेशन है, एक्सीडेंट है, कोमा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, to restore effective circulation and ventilation, to prevent irreversible cerebral damage due to the anoxia when the heart fails to maintain the cerebral circulation for approximately 4 minutes, the brain may suffer irreversible damage। मतलब कोई भी अरेस्ट आता है तो 4 मिनट के पहले आपको ये प्रोसीजर शुरू करना है। नेक्स्ट, सीपीआर प्रोसीजर्स है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स perform the restore the circulations of oxygenation blood, that is sudden pulmonary cardiac arrest। Next, सीपीआर के बहुत सारे वीडियो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ये आप देख ले सकते हैं। नेक्स्ट,
Approach safely, check response, shout for help, open the airway, check the breathing, call 108 एम्बुलेंस, 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ये आपको 30/2 का 5 साइकिल करना है 1 मिनट में। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अप्रोच सेफली। नेक्स्ट। टेक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट। Shake shoulders gently and ask, "Are you all right?" If the response, "Leave is your and leave as you find him, find out what is wrong, reassess regularly." Next. Shout for help. Next. Next. Open airway, head chin lift और head tilt। ऐसा करते हैं तो एयरवे ओपन होने में फायदा होता है। नेक्स्ट। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ले रेस्क्यूर, नॉन हेल्थ केयर, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रश, दिस आल्सो हेल्प। चेक ब्रीदिंग। नेक्स्ट। Look, listen for normal breathing. Do not confuse an agonal breathing with normal breathing. Next. Call to ambulance. Next. Thirty chest compressions. Next. Place the heel of one hand in the center of the chest. Place other hand on the top. Interlock fingers. Compress the chest. Rest 100 minutes per minute. Depth 4 to 5 centimeters. Equal compression, relaxations. When the possible, change CPR operator every 2 minutes. Next. Next. To rescue breath. Pinch the nose, take a normal breath, place lip over a mouth, blow until the chest rise, take about 1 second, allow chest to fall, repeat. Next. Rescue breath, tidal volume 500 to 600, respiratory rate, give each breath over about 1 second with enough volume to make the victim chest rise, chest compressions only, continuously at a rate of 100 per minute. That is around 5 compressions, 5 cycles. Next. Continue CPR. Next. और सारा का सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। मैं आपको फिर बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। Next.
Emergency drug king: adrenaline, calcium gluconate, febrinil, hydrocort, pan, pause, atropine, dynapar, Fortwin, Dexa, Avil, Derifylline, magnesium sulfate, Stemil, Buscopan, Kesol, sodium bicarbonate, Ondem, Finergan, Lasix, Tramadol, Vidocort। लेकिन इतने सब देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमरजेंसी टैकल करो और पेशेंट्स को इमीडिएटली शिफ्ट कर दो। डोलो, क्लोपिटैप, सॉर्बिट्रेट, एस्पिरिन, एटोरवा, ये तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, D5, D25, DNS, आरएल, इंट्राकैथ और डिस्टिल वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमारे ये सब इमरजेंसी के ड्रिप हर बार एक्सपायर हो जाते हैं और हर बार हम उसको नया लाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी apparatus, पल्स ऑक्स, ग्लूकोमीटर, अम्बू बैग, एयरवे, ट्रैकियल ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको रखना है। कोलिस कैथेटर, जाइलोकेन जेली, यूरिन बैग, लैरिंगोस्कोप, ओटिस सिलेंडर्स, O2 मास्क, सर्जिकल ग्लोव्स, इंट्राकैथ, 3-वे, आईवी सेट, आईवी फिल्टर, सिरिंजेस, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स में इमरजेंसी आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू सबको। इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें छोटी छोटी, इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। रिकॉर्डिंग तो आने ही वाली है। हर्पीज पेन मैनेजमेंट में बेसिकली आपको लीच थेरेपी और लेप थेरेपी और पिचू थेरेपी, ये तीनों ही करना पड़ता है। लीच जो है वो रक्त दुष्टि को दूर करता है, लेप जो है वो वहाँ की रक्त प्रसादन का कार्य करता है, और पिछू जो है वो वहाँ पे वात दुष्टि कम करने के लिए फायदा करता है। अभ्यंतरता तो हर्पीज के लेक्चर्स में हुए हैं। न्यूरोसिल है, परिपाठाधिकाड़ा है, रक्तपाचक है, ये आपको इंटरनली यूज करना पड़ता है। आयुर्वेदिक रसायन 70-year-old फीमेल फॉर हेल्दी माइंड एंड फिजिकल लाइफ फर्दर। ब्राह्मण रसायन सबसे श्रेष्ठ है। What will be the treatment protocol for Padharsh with history of alcohol? How stop alcohol with the help of allopathy medicines? कुछ अल्कोहल डी एडिक्शंस के कुछ मेडिसिन आते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और पादहर्ष के लिए आप लोकली स्थानिक यष्टिकृत का पादाभ्यंग करते हैं तो भी आपको अच्छा फायदा हो जाएगा। थैंक यू। मुझे लगता है आज का भी पिक्चर्स आपको काफी गाइडलाइन होगा। ये तो शुरुआत है इमरजेंसी की, आपको और इसमें ऐड ऑन करना है और सीखना है और अच्छी तरह से उसको यूज करना है। धन्यवाद, धन्यवाद ऑल। गुड नाइट।